चलिए आज हम लोग क्लास 12th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का जो सिलेबस है उस सिलेबस को हम लोग देखेंगे। देखिए, चैप्टर 1 जो हम लोगों को पढ़ना है वो है ईंटें, मटके तथा अस्थियां। ठीक है, यानी इस चैप्टर में या फिर हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, थोड़ा सा समरी के रूप में हम लोग देखते हुए चलेंगे, है ना। जिसमें सबसे पहले पढ़ना क्या है कि हड़प्पा सभ्यता। तो सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ विकसित हुआ था, वर्तमान में किस क्षेत्र में, किस राज्य में, किस देश में, किस जिला में स्थित है। इसके बाद इस सभ्यता से अस्थियां कहने का मतलब है कि जो किन किन लोगों के द्वारा वहां पे जिन वस्तुओं का, चाहे वो अस्थियां मतलब हड्डी बोल सकते हैं, तो बहुत सारे मवेशियों का भी, बहुत सारे पशु पक्षी का, मनुष्य का हड्डी वहां से प्राप्त हुआ है। ठीक है, उनकी जीविका क्या क्या साधन था, आखिर आज वर्तमान में ये सभ्यता का पतन हो चुका, कैसे पतन हुआ, पतन होने के कौन कौन से रीजन थे। और ये हड़प्पा सभ्यता या फिर ये जो पूरी सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी, वहां पे कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध थी। ठीक है, ये सारा हम लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत में देखना है। और फिर अंत में देखेंगे क्या कि सभ्यता का पतन कैसे हुआ, पतन यानी समाप्त या विलय, समाप्त होने के कौन कौन से रीजन थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज सारा हम लोग क्या करेंगे चैप्टर के अंदर में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 2 क्या है, राजा, किसान और नगर। ठीक है, प्रत्येक राज्य में पहले राजतंत्र व्यवस्था हुआ करती थी। तो राजतंत्र व्यवस्था में राजा का क्या कार्य होता था, राज्य में राजा का कितना अधिकार था। ठीक है, किन किन क्षेत्रों में राजा को विशेष अधिकार दिया गया था। और इतना ही नहीं, बल्कि राजा और किसानों के बीच में कैसा संबंध था, क्योंकि एक राजा को पूरे राज्य में शांति स्थापित या सही तरीके से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर राजा के पास धन नहीं होता था, ठीक है, या जितना चाहिए उससे अगर कम उपलब्ध हो पाता था, तो उस समय उस राजा के पास सबसे बड़ी चुनौती हो जाती थी कि अपने साम्राज्य में, अपने क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले लोगों को किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उनकी देखभाल किया जाए। तो राजा जो होता था वो प्राय किसानों को लीज पर जमीन यानी खेत दे दिया जाता था कृषि करने के लिए। ठीक है, और जब एक इस तरीके से एक पट्टा दिया जाता था, एक भूमि का पट्टा राजा के द्वारा प्रत्येक किसानों को। ठीक है, और जब किसानों को दिया जाता था तो उसी पट्टा पर किसान वर्ग के लोग क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। ठीक है, और कृषि कार्य करने के बाद कुछ हिस्सा, उत्पादन का कुछ हिस्सा जो था टैक्स के रूप में राजा के पास जाकर के जमा करना पड़ता था। उसी टैक्स के से, ठीक है, जो राजा होता था वो जनता के हित की, जनता की भलाई के लिए क्या करता था, काम करता था। ठीक है, क्योंकि राज्य में शांति स्थापित करने के लिए सेना होती थी, अधिकारी बहुत सारे नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो उनको सही समय पर वेतन दिया जाता था। ठीक है, अगर ये किसान राजा को टैक्स नहीं देते तो राजा सक्षम नहीं हो पाता कि अपने अधिकारियों को सही समय पर वो वेतन दे पाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर 3 जो हम लोग को पढ़ना है वो है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ठीक है, महाभारत में जब हम लोग चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को महाभारत में पढ़ना है, क्योंकि वर्ग सबसे पहले क्या, बंधुत्व, अलग अलग जाति के लोग थे, फिर क्या हुआ, जाति आया, वर्ग आया। जैसे कि आज हम लोग देखिए उस समय बहुत सारे इतिहासकार बताते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और पैर से शूद्र, ये तीन चार उस समय क्या था, अलग अलग वर्ग था। ये चार वर्ग की उत्पत्ति हुई और चारों वर्गों का जो काम था वो अलग अलग था। जैसे कि ब्राह्मण का काम सबसे श्रेष्ठ माना जाता था और पूरे समाज में सबसे ऊंचे स्थान पर ब्राह्मण को ही रखा जाता था। उसके बाद दूसरे स्थान पे क्या थे, क्षत्रिय वर्ग के लोग आते थे। उनका प्रमुख काम क्या था कि बाह्य आक्रमणकारियों से लोगों को सुरक्षित रखना। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में थे वैश्य, इनका काम क्या था, व्यापार करना, कृषि करना।
और चौथे स्तर पर जो थे वो थे शूद्र। इनका काम होता था कि वो ये तीनों की सेवा करते थे, इस तरीके से था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, जाति व्यवस्था, अलग अलग जातियों का उद्भव होने लगा, विकास होने लगा, ठीक है। इसी के अंतर्गत बहुत सारे जाति के बीच में क्या हुआ, विवाह आया, ठीक है। तो एक अंतर जातीय विवाह, एक अंतर विवाह था, ठीक है। इसी के में देखते हैं कि महाभारत में अगर हम लोग देखेंगे तो कुल 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया जा चुका है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, विचारक, विश्वास और इमारतें, ठीक है। इस काल में हम लोग देखेंगे क्या कि बहुत ऐसे विदेशी यात्री यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जैसे कि खास करके भारत में जब हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैदिक काल के बाद बहुत सारे जब कर्मकांड में जटिलताएं आने लगी थी, अंधविश्वास बहुत ज्यादा उत्पन्न होने लगा था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे समय में जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म का विकास हुआ और वो धर्म धीरे धीरे क्या हुए, अपनी सफलता की ओर आगे की ओर बढ़ते चले गए, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 5 है यात्रियों के नजरिए, ठीक है। यात्रियों के नजरिए में कहने का मतलब है कि उस समय बहुत ऐसे विदेशी यात्री भारत में यात्रा वृत्तांत के लिए, यात्रा करने के लिए या फिर घूमने के उद्देश्य से वो आते थे, जैसे कि अलबरूनी, फहियान, इबन बतूता, हेवान सांग, ठीक है, इत्यादि विदेशी यात्री आए और ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के घूमे, भ्रमण किए। और जब वो घूमे, भ्रमण किए तो उन्हें बहुत सारे चीज़ों, जैसे कि यहाँ की जो सोसाइटी थी, सामाजिक स्थिति, एग्रीकल्चर, किस तरीके से लोग खेती करते थे, अपनी जीविका कैसे चलाते थे, वो सारे चीज़ों को अपने साथ एक डायरी लाते थे, उस डायरी में नोट डाउन करते चले गए और अंततः जब किताब के रूप में उसे पब्लिश किया गया, ठीक है, तो वो क्या हुआ कि उस समय यानी आज से 1000 साल पहले, 5000 साल पहले हमारी समाज में किस तरीके से लोग रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उनके पास जीविका का क्या साधन था, ये सारा यात्रियों के विवरण से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है चैप्टर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा समाज, खास करके पूरे हमारा जो समाज था, ठीक है, खास कर हिंदू धर्म के जो लोग थे, उनके धर्म में बहुत सारे त्रुटियां आने लगी थी, बुराइयां आने लगी थी। तो वे सारी बुराइयों से उभर करके लोग क्या करने लगे थे, दूसरे धर्म को अपनाने लगे थे, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ कि भक्ति आंदोलन एक चलाया गया, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु या फिर अलग अलग क्षेत्र में, खास करके हमारा दक्षिण भारत के क्षेत्र में अलग अलग लोग घर घर जा करके अपनी धर्म की अलग जगाने लगे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, उनकी जो धर्म खतरे में पड़ चुका था वो कहीं ना कहीं उस धर्म को बचाने का प्रयास किया जाने लगा था। नेक्स्ट चैप्टर 7 है साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ठीक है। एक विजयनगर साम्राज्य था, इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, दो भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी, ठीक है। और ये विजयनगर खास करके जैसे हम्पी विठल स्वामी का मंदिर, ये अपनी स्थापत्य कला के लिए, विजयनगर जो साम्राज्य था अपनी स्थापत्य कला के लिए बहुत ज्यादा चर्चित है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर 8 पढ़ना हम लोग को किसान, जमींदार और राज, ठीक है। जो किसान होता था, किसानों के साथ जमींदारों का क्या संबंध था और उससे राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, ठीक है। तो प्रत्येक जमींदार जो होता था वो जमीन का मालिक होता था, ठीक है। अब जब जमीन का ये मालिक होता था तो ये किसानों को एक किसी क्षेत्र का पट्टा या कोई एक, मान ली जाए इस तरीके से कोई एक पट्टा दे दिया जाए भूमि का, जहां पे किसान वर्ग के लोग वहां पे कृषि या खेती करने का काम करते थे। अब यहाँ पे क्या होता था कि जमींदारों के साथ और किसानों के साथ जो राजा होता था वो जमींदार को क्या करता था, जैसे कि एक पूरा क्षेत्र को, एक मोहल्ला ले लिया जाए, कोई गांव ले लिया जाए, एक गांव की जमींदारी किसको दे दिया गया, किसी जमींदार, मान लिया जाए कि कोई भी XYZ कोई व्यक्ति है, इसको दे दिया जाए कि आप इस क्षेत्र का पूरा टैक्स वसूल करके आप मेरे पास लाके जमा कीजिएगा, ठीक है। अब जमींदारों की नियुक्ति कर किसके द्वारा किया जाता था,
तो राजा के द्वारा किया जाता था। अब यहाँ पे इस जमीन के ऊपर कौन कृषि कार्य करता था? किसान करता था। अब यहाँ पर जब किसान कृषि का कार्य करता था तो कृषि का कार्य करने के बाद यहाँ पे ये प्रस्ताव लाया गया था कि एक नियम था जो राजा किस जमींदारों के द्वारा लागू करता था। एक सूर्यास्त विधि था, जैसे कि किसी एक तारीख, आज जैसे कि 30 है तो 30 मार्च को अगर लास्ट क्लोजिंग डेट होता है तो इतना तारीख को सूर्यास्त, ठीक है, यानी 5 बजे से पहले जितना भी टैक्स होता था वो सारा जमींदार को राजा के पास जमा कर देना पड़ता था। अगर किसी कारणवश जमींदार नहीं जमा कर पाता था तो उनकी जो संपत्ति होती थी उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट चैप्टर 9 है उपनिवेशवाद और देहात। ठीक है, जिस समय ब्रिटिश अधिकारी यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जब आगमन मुख्य रूप से भारत में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को व्यापारिक कंपनी के रूप में हुआ। ठीक है, तो जब व्यापारिक कंपनी के रूप में वो धीरे धीरे बंगाल के हुगली प्रांत में या बिहार के अन्य क्षेत्रों में वो क्या करने लगे, वो अपनी व्यापार करने लगे और व्यापार के माध्यम से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उनका वर्चस्व जो था वो धीरे धीरे स्थापित होने लगा। खास करके भारत में 2 युद्ध हुआ था, एक 1757 प्लासी का युद्ध, एक 1764 बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद पूर्ण रूप से बंगाल में जो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बोल सकते हैं हम लोग, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है, उसको क्या होता है कि पकड़ करके बंद कर दिया जाता है और रंगून एक जेल था जहां उसे भेज दिया जाता है और जो मुगल साम्राज्य के जितने भी लोग थे उन्हें लाल किला खाली करने का हुक्मनामा या आदेश सुना दिया जाता है। ठीक है, और भारत में जितना भी यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन था, ठीक है, उसका वो दोहन भरपूर तरीके से करने लगे। क्लियर है? डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट चैप्टर 10 है विद्रोही और राजा। हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, और इस क्रांति के आने राइट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भारतीयों का क्रांति था, भारत के लोगों के द्वारा यह आंदोलन शुरुआत की गई। लेकिन इस आंदोलन में मुख्य रूप से हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो था वो सैनिक विद्रोह था। सैनिक वर्ग के लोग यहाँ पे आंदोलन किए थे, विद्रोह किए थे, क्योंकि इसमें बहुत सारा कारण था, जैसे कि कारतूस वाला कारण था। हिंदू मुस्लिम जो सैनिक वर्ग के लोग काम को उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था। ठीक है, डिटेल हम लोग चैप्टर में देखेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर 11 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए महात्मा गांधी का भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब होता है कि देखते हैं कि 9 अगस्त 1915 ईस्वी को, ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। इसी दिन प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और 1917 ईस्वी से गांधी जी चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ करते हैं। वहीं से गांधी जी का जो होता है और भारत में राजनीति में प्रवेश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरीके बहुत सारा आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अंततः हमारा भारत 1947 में आजाद भी, स्वतंत्र भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है संविधान का निर्माण। जब हमारा देश 1947 ईस्वी में ब्रिटिश के चुंगल से पूर्णतः स्वतंत्र हो जाता है, आजाद हो जाता है, तो प्रत्येक देशों के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से या सही ढंग से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जब वो संविधान की आवश्यकता पड़ती है तो उसी समय भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया जो होती है वो प्रारंभ होती है। ठीक है, अंततः 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी
1950 को भारत का संविधान जो है वो लागू कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद संविधान में हमेशा समय के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से संशोधन किया जाता है जो हम लोगों के हित के लिए होता है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान होना चाहिए। तो भारत का जो संविधान है एक लिखित संविधान है और इस संविधान में जो मुख्य तथ्य लिया गया है और 1935 का जो अधिनियम था उसी अधिनियम से बहुत सारे तथ्य को लिया गया है। चलिए ठीक है, आज इतना ही।